हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 पॉलिटिकल साइंस। जिन भी स्टूडेंट्स का मेजर पेपर में पॉलिटिकल साइंस है, आज का ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो मेजर पेपर 8 में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है वो सारा आज के इस एक ही क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जितना मेजर है टोटल आपको 6 यूनिट पढ़ना है मेजर पेपर 8 में। तो 6 यूनिट से जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पूरा आज के इसी क्लास में हम कंप्लीट करवा देंगे। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, इसीलिए पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है। इसके बाद हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेजर पेपर 8 का। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिट 1 का देख लेते हैं, उसके बाद हम यूनिट 2 का देखेंगे। तो यूनिट 2 में जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको पढ़ना था अप्रोचेज टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, इन सभी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना था यूनिट 1 में। तो उसी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आपका सबसे पहला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति का प्रारंभिक रूप नहीं था। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है ताकि आपको दिक्कत न हो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे आप सभी। इंग्लिश में बोले तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालिटिक्स, विश्लेषणात्मक। ये आपको बताया गया था जब क्लास लिया जा रहा था, थ्योरी क्लास, उस टाइम भी हम ये पढ़ा चुके हैं। अगर आप सब सब्जेक्टिव का क्लास नहीं देखें तो वहाँ से जाकर के देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम अप्रोच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ सिस्टम एनालिसिस थ्योरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स ब्राइस। अगला सवाल है, एक मिनट। तो अगला सवाल है कि मर्टन ने कार्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। इन हाउ मेनी क्लासेस हैज मर्टन डिवाइडेड द फंक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अल्मंड ने राजनीतिक प्रणाली की विशेषताओं में किस तत्व की सार्वभौमिकता को स्वीकार किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, कार्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फंक्शन। फंक्शन की अवधारणा निम्नलिखित में से किन तथ्यों पर आधारित है, यानी द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आउटपुट प्रकार का कार्य नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वो है आपका रूल इम्प्लीमेंटेशन, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि किस विद्वान ने एल्मंड द्वारा संरचनाओं की कार्यों की दृष्टि से की गई व्याख्या को अनुपयुक्त माना। विच स्कॉलर कंसीडर आल्मंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन एज इनएप्रोप्रिएट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यूनिट 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपके बुक में दिया हुआ वो पूरा हो चुका है। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। चलिए अब हम देख लेते हैं यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट 2 में पूछा गया है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किस आधार पर किया जाता है।
तो व्हाट इज द बेसिस फॉर क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन? इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है लोगों का व्यवसाय, ऑप्शन बी दिया गया है जनसंख्या, ऑप्शन सी धर्म और संप्रदाय, ऑप्शन डी दिया गया है क्षेत्रीय पहचान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जनसंख्या। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? हु इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ ऑक्यूपेशनली रिप्रेजेंटेशन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, GDH कोल, ऑप्शन डी। 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? हु सपोर्टेड वुमन रिप्रेजेंटेशन? ऑप्शन दिया गया है अरस्तु, बेंथम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है JS मिल और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ये JS मिल। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है आपसे कि सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? इन विच कंट्री इज द लिस्ट सिस्टम प्रिविलेंट? ऑप्शन दिया गया ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, उसके बाद भारत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है आपसे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जनक कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, थॉमस हेयर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है मताधिकार का वास्तविक आधार शिक्षा है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा गया था आपको ऑप्शन बी, जॉन। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा के चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों के आकार को मनमाने ढंग से बदलने की कुप्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और आगे दिया गया ऑप्शन डी। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैरीमेंडरिंग कहा जाता है। तो चलिए अगला सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 538। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज एडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। चलिए अगला सवाल है, अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 2 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है किस विद्वान ने कहा था कि लोकतंत्र के युग में दल प्रणाली सर्वव्यापी है? हु सेड दैट द पार्टी सिस्टम इज ubiquitous इन द एरा ऑफ डेमोक्रेसी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, H.J. लास्की। तो चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि एक दलीय प्रणाली किस देश में प्रचलित है? यानी इन विच कंट्री इज द वन पार्टी सिस्टम प्रेवलेंट? यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, चीन। तो सही आंसर हो जाएगा चीन, चाइना, ऑप्शन डी। तो चलिए अगला सवाल है कुछ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश में दलीय प्रणाली को बनाए रखती है? इन विच country do the republic system and the democratic party maintain the two party system? तो ऑप्शन ए कनाडा, USA, ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड और सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी USA। तो चलिए अगला सवाल नंबर 4 पूछा गया है कि भारत में दल विद्वान लोकतंत्र के विचार का प्रचार किस नेता ने किया? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, MN रॉय, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MN रॉय।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रकार की पार्टी है। इसका ऑप्शन दिया गया राइटिस्ट, दूसरा दिया गया लेफ्टिस्ट और तीसरा दिया गया है आपका सेंट्रिस्ट और चौथा दिया गया है आपको वामपंथ की ओर झुकी हुई मध्य मार्गी पार्टी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है आपसे, दल प्रणाली को सफल बनाने में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जागरूक और सक्रिय जनता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है आपसे कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने स्वभाव से किस प्रकार की पार्टी है। विच काइंड ऑफ पार्टी इज द कम्युनिस्ट पार्टी बाय इट्स नेचर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वामपंथी। अगला सवाल है कुछ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है किस विद्वान ने कहा कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देते हैं। तो इसका कुछ ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया गया है वी.एल. लेनिन, ऑप्शन बी एडमंड बर्क, ऑप्शन सी आर.एम. मैक्लवर, लॉर्ड जेम्स ब्राइस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडमंड वर्क। एडमंड वर्क। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व के अधिकांश देशों में किस प्रकार की दल प्रणाली पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है ऑप्शन सी, मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था में एक से अधिक दलों का होना आवश्यक है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज इट नेसेसरी टू हैव मोर देन वन पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इंग्लिश में बोले तो डेमोक्रेटिक सिस्टम। चलिए अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 3 पूरा हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य को पार्टनर इन वर्च्यू किसने कहा, यानी हु कॉल्ड द स्टेट ए पार्टनर इन वर्च्यू। तो ऑप्शन दिया गया है एरिस्टोटल, थॉमस होबेस, जे.एस. मिल, एच.जे. लास्की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिस्टोटल ने कहा था। तो चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है सुरक्षा की नई अवधारणा में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिया गया है अत्यधिक गरीबी, दूसरा दिया गया है आंतरिक अशांति और तीसरा दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण और चौथा दिया गया है सीमा पार आतंकवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक अशांति। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि अधिराष्ट्रीय राज्य का प्रतिमान किसे कहा जा सकता है। तो व्हाट कैन बी कॉल्ड द पैराडिग्म ऑफ ए ट्रांसनेशनल स्टेट। ऑप्शन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो। तो सही आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है बेस्तम के अनुसार राष्ट्रीय राज्य के क्षरण को किस दिशा में नहीं देखा जा सकता है। तो वो है आपको सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शन भी दिया गया है फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, पॉलिटिकल सिस्टम और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कल्चरल आइडेंटिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलिटिकल सिस्टम। अगला सवाल है पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी हो गया जिस वजह से क्वेश्चन ऊपर नीचे थोड़ा हो चुका है। नंबर 5 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य विहीन समाज की कल्पना नहीं करता। विच थ्योरी डज नॉट इमेजिन ए स्टेटलेस सोसाइटी। ऑप्शन दिया गया एनार्किज्म, मार्क्सिज्म, गांधीज्म और ऑप्शन डी दिया गया है लिबरलिज्म। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा ने राज्य को आवश्यक बुराई माना है। तो ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिवादी, आदर्शवादी, उसके बाद अराजकतावादी, उसके बाद दिया गया है उदारवादी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी व्यक्तिवादी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है आपसे कि किसी भी राज्य का सबसे
आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन दिया गया है जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्य की भूमिका में कमी के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है संचार क्रांति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है और तीसरा ऑप्शन मल्टीनेशनल कंपनी और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि यूरोपीय संघ के रूप में अधिराष्ट्रीय राज्य की स्थापना कब हुई? When was the transnation state in the form of the European Union established? तो वो हुआ था 1992 में, 1992। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि राष्ट्र राज्य के भीतर मुख्य अभिनेता कौन रहे हैं? द मेन एक्टर विद इन नेशन स्टेट हैव बीन। ऑप्शन दिया गया है राज्याध्यक्ष, सैनिक, प्रशासक, राज्य नायक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से ऐसे राज्य नायक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिप्लोमेट्स। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रीय राज्य प्रणाली सबसे अधिक कब सुदृढ़ हुई? ऑप्शन दिया गया है 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 20वीं शताब्दी में। अगला सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 की परंपरागत राष्ट्र राज्य के कितने मूल तत्व माने गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 माने गए हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आंतरिक संप्रभुता, ऑप्शन बी बाह्य प्रभुता, ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य संप्रभुता, ऑप्शन डी लिमिटेड सॉवरेनिटी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो चुका है, काफ़ी स्पेस आ चुका है क्वेश्चन के बीच में, जिस वजह से आप सबको दिक्कत भी हो रहा होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड न्यू सॉवरेन स्टेट इमर्ज इन द पोस्ट वॉर एरा? ऑप्शन दिया गया है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो सही हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following scholars was of the view that the nuclear age has rendered the concept of nation state redundant? ऑप्शन दिया गया है लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर 16 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन गैर राज्य अभिनेता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशन स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया किस विद्वान ने कहा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सहभागी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन सीली। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 लोकतंत्र का पैतृक गृह किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि सरकार किसने कहा? ऑप्शन दिया गया है जेम्स ब्राइस, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, एच.जी. वेल्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.एस. मिल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 लोकतंत्र को व्यंग्यात्मक रूप से लोकप्रिय शासन किसने कहा? ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3। ऑप्शन 3 यहाँ दिया गया है। ऑप्शन डी दिया गया है हेनरी सिडविक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर हेनरी मैने। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया सत्तावाद शब्द किसने गढ़ा?
ऑप्शन दिया गया एडोल्फ हिटलर, दूसरा ऑप्शन दिया गया बेनिटो मुसलिन, तीसरा दिया गया चार्ल्स डी गॉल, चौथा दिया गया है वी आई लेनिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनिटो मुसलिन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने उदार लोकतांत्रिक प्रणाली के विकास में योगदान नहीं दिया। ऑप्शन दिया गया है 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, या फिर 1776 का, या फिर 1789 का, या फिर 1970 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1970 की रूसी साम्राज्यवादी क्रांति। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कौन सी पुस्तक लोकतंत्र की तीव्र आलोचना से परिपूर्ण है। ऑप्शन दिया गया मॉडर्न डेमोक्रेसी, ऑप्शन दिया गया है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, या फिर डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी, या फिर मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन एथेंस में लोकतंत्र की स्थापना किसने की। इसका सही आंसर नहीं, ये ऑप्शन है हेरोडोटस, उसके बाद ऑप्शन दिया गया है सोक्रेट्स, उसके बाद पाइथागोरस दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया है पेरिकल्स। तो सही आंसर यही होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि विच इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ अमेरिका। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रिकॉल या फिर रिवर्जन। अगला सवाल पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है कि कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बनाया जा सकता है, सभी लोगों को कुछ समय तक, लेकिन सभी लोगों को हमेशा नहीं। ये कथन किसका कहा गया है, किसने कहा ये कथन को। तो ऑप्शन दिया गया है अब्राहम लिंकन, फिर ऑप्शन दिया गया है विंस्टन चर्चिल, फिर दिया गया एफडी रोजवेल्ट, जेम्स ब्राइस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि सैमुअल हंटिंगटन मेंशन हाउ मेनी वेव्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेमोक्राइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसका 3। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ डेमोक्राइजेशन इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है आपसे कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत आधार देने के लिए कौन सा परिस्थिति आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है सक्रिय नागरिक समाज, या फिर आर्थिक विकास, या फिर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति, या फिर ऑप्शन डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया सैमुअल हंटिंगटन, इसके बाद दिया गया है शुम्पीटर, मार्टिन लिपसेट, उसके बाद मैक्स वेबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज ऑल्सो कॉल्ड द एजेंसी अप्रोच। अप्रोच के बारे में हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेंज अप्रोच, यानी परिवर्तन दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया इन विच ईयर डिड द प्रोसेस ऑफ डेमोक्राइजेशन बिगेन इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। यानी हिंदी में बोले तो उत्तर साम्यवादी देशों में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो वो हुआ था 1989 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस उत्तर साम्यवादी देश में लोकतांत्रीकरण की प्रक्रिया सफल नहीं रही। ऑप्शन दिया गया है इटली, जर्मनी, जापान, रूस। तो सही आंसर हो जाएगा रूस। अगला सवाल है, अब हम बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 5 पूरा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 6 में आपका क्वेश्चन दिया गया है यूरोपीय संघ में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, यानी विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम डज द यूरोपियन यूनियन है। ऑप्शन दिया गया है आपको यूनिटरी, फेडरल, कॉन्फेडरेट, क्वासी फेडरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अर्ध संघीय। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया अमेरिका की किस प्रकार की शासन प्रणाली है। अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ऑप्शन दिया गया यूनिटरी, फेडरल, कॉन्फेडरेट, या फिर क्वासी फेडरल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय।
अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया ब्रिटेन में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ऑप्शन वही सेम ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय। यहाँ पे दिया गया है संघीय, इंग्लिश में बोले फेडरल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम डज ब्रिटेन हैव, यानी ब्रिटेन में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। इसमें भी ऑप्शन दिया गया है आपको। सही आंसर हो जाएगा यूनिटरी, एकात्मक। अगला सवाल पूछा गया है आपसे, एक मिनट, किस विद्वान ने कहा कि संघीय सरकार एक कमजोर सरकार होती है। तो ऑप्शन दिया गया है आपको डाइसी, गार्नर, वियर या फिर हरमन फाइनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाइसी। एक मिनट, डाइसी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया किस विद्वान ने भारत को अर्ध संघीय की श्रेणी में रखा। ऑप्शन दिया गया गार्नर, वियर, फाइनर, उसके बाद मिल। तो सही आंसर हो जाएगा वियर, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, वियर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिकी संघ में अवशिष्ट विषय किसने दिया। अवशिष्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अमेरिकी संघ में अवशिष्ट विषय किसे दिए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यानी राज्य सरकार को। अगला सवाल पूछा गया है कि संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रांतों को दिया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया देश की सुरक्षा, कृषि और सिंचाई। तो सही आंसर हो जाएगा कृषि और सिंचाई। अगला सवाल पूछा गया है कि एकात्मक शासन प्रणाली में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं हो सकता है। वो है आपका ऑप्शन सी स्टेट ऑटोनॉमी। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय प्रणाली है। तो सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है कि संघीय व्यवस्था में से कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद की संप्रभुता। अगला सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में किसने कहा कि इसमें फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल या फिर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल पूछा गया कि किन परिस्थितियों में भारत की संघीय व्यवस्था एकात्मक में बदल सकती है। ऑप्शन दिया गया इन पीस टाइम या फिर इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी या फिर इन पीस टाइम एंड इमरजेंसी या फिर नेवर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपातकाल के समय, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, सॉरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संघीय व्यवस्था में सशक्त केंद्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन दिया गया यूएसए, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। अगला सवाल पूछा गया कि भारत में वर्तमान सहकारी संघवाद की दिशा में प्रयास कब शुरू हुए। तो वो हुआ था 2014 में। अगला सवाल पूछा गया है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो वो हुआ था 2015 में। अगला सवाल पूछा गया है कि वर्तमान में भारत में कौन सा संघवाद लागू है। ऑप्शन दिया गया सहकारी संघवाद, दूसरा दिया गया प्रतिस्पर्धा संघवाद, तीसरा दिया गया वित्तीय संघवाद और चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला सवाल है, पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 6 में बस इतना ही क्वेश्चन था आपका। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है। अब हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम अगले क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम मेजर पेपर 9 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। बीच बीच में PDF में कुछ गड़बड़ी था जिस वजह से कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ हिंदी पढ़ने में भी मिस्टेक हुआ है, उसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।